प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी के जरिए 86वें मन की बात कार्यक्रम में सांस्कृतिक रूप से बहुमूल्य चोरी हुई मूर्तियों को देश में सफलतापूर्वक वापस लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में भारत इटली से अपनी बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये मूर्तियां भारत की धरोहर हैं जिनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। मन की बात की शुरुआत हम भारत की सफलता के जिक्र के साथ करेंगे। इस महीने की शुरुआत में भारत इटली से अपने एक बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल हुआ है। ये धरोहर है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी प्रतिमा। ये मूर्ति कुछ वर्ष पहले बिहार में गया जी के एक देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद अब भारत को यह प्रतिमा वापस मिल गई है। ऐसे ही कुछ वर्ष पहले तमिलनाडु के वेल्लूर से भगवान आंजनेयर हनुमान जी की प्रतिमा चोरी हो गई थी। हनुमान जी की ये मूर्ति भी 600-700 साल पुरानी थी। इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में हमें ये प्राप्त हुई, हमारे मिशन को मिल चुकी है। साथियों, हजारों वर्षों के हमारे इतिहास में देश के कोने कोने में एक से बढ़कर एक मूर्तियां हमेशा बनती रही। उसमें श्रद्धा भी थी, सामर्थ्य भी था, कौशल्य भी था और विविधताओं से भरा हुआ था। और हमारी हर मूर्तियों के इतिहास में तत्कालीन समय का प्रभाव भी नजर आता है। ये भारत की मूर्तिकला का नायाब उदाहरण तो थी ही, इनसे हमारी आस्था भी जुड़ी हुई थी। लेकिन अतीत में बहुत सारी मूर्तियां चोरी होकर भारत से बाहर जाती रही, कभी इस देश में तो कभी उस देश में मूर्तियां बेची जाती रही। और उनके लिए तो सिर्फ कलाकृति थी, न उनको उसके इतिहास से लेना देना था, श्रद्धा से लेना देना था। इन मूर्तियों को वापस लाना भारत मां के प्रति हमारा दायित्व है। इन मूर्तियों में भारत की आत्मा का, आस्था का अंश है। इनका एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व भी है। इस दायित्व को समझते हुए भारत ने अपने प्रयास बढ़ाए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में मातृभाषा और देश की विभिन्न भाषाओं पर देशवासियों से अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने कहा कि मां और मातृभाषा दोनों ही जीवन को मजबूत और चिरंजीवी बनाते हैं। हमारे जीवन को हमारी मां गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। एक बार मेरा एक तेलुगु परिवार में जाना हुआ और मुझे एक बहुत खुशी का दृश्य वहां देखने को मिला। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने परिवार में नियम बनाया है कि कितना ही काम क्यों न हो, लेकिन अगर हम शहर के बाहर नहीं है तो परिवार के सभी सदस्य डिनर टेबल पर बैठ के साथ में लेंगे। और दूसरा, डिनर के टेबल पे कंपलसरी हर कोई तेलुगु भाषा में ही बोलेगा। आजादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान पान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई है। भाषा अनेक, भाव एक। कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात मेरे मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री
राइला ओडिंगा जी से हुई थी। जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो ओडिंगा जी ने अपनी बिटिया के बारे में बताया। उनकी बेटी रोजमेरी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और इस वजह से उन्हें अपनी बिटिया की सर्जरी करानी पड़ी थी। दुनिया के बड़े बड़े देश छान मारे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। केरला के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे एक नया जीवन मिल गया और रोशनी तो रोजमेरी के जीवन में आई। पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान दिया गया है। आयुष मंत्रालय के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले कुछ समय में आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई नए स्टार्टअप सामने आए हैं।